हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं डीके आज आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताऊंगा। राष्ट्रपति 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 का जो चुनाव होता, चुनाव एक अप्रत्यक्ष रूप से होता। क्या होता? अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से। और एक होता प्रत्यक्ष चुनाव। प्रत्यक्ष चुनाव वो चुनाव होता है जिसमें आम जनता भाग लेती। कौन लेती? आम जनता द्वारा। इसमें आम जनता द्वारा मत दिया जाता, मतदान किया जाता। जो अप्रत्यक्ष चुनाव होता उसमें आम जनता मतदान नहीं करती। आम जनता मतदान नहीं करती तो इसमें कौन मतदान करता होगा? सवाल तो यही होगा ना कि कौन मतदान करता होगा। तो नंबर 1, संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य। दूसरा, पहले में आता संसद के दोनों सदन, राज्यसभा यानी लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के जो निर्वाचित सदस्य होते वो भाग लेते। नंबर दूसरा, जो राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के निर्वाचित सदस्य। नंबर 3, दिल्ली, पांडुचेरी। दिल्ली और पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश हैं। ओनली 2 ही केंद्र शासित प्रदेश हुए हैं अभी तक, वर्तमान तक, जिनकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों ने भाग लिया मतलब मतदान किया। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और पांडुचेरी, दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। पांडुचेरी और दिल्ली दोनों केंद्र शासित प्रदेश है। 2 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते। अब इनकी मतों की गणना कैसे होती? मत की गणना का है या मूल्य का है? जो एक विधायक के मत का मूल्य, एक विधायक के मत का मूल्य होता है राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य के विधान सभा के निर्वाचित सदस्य गुणा 1/1000। इससे एक विधायक के मत की गणना की जाती है। विधायक के मत की गणना या उसका मूल्य, जो एक विधायक का मत का मूल्य है वो होता है राज्य की कुल संख्या बटे राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य गुणे 1/1000 के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए किसी राज्य की संख्या, जो जनसंख्या है वो 100 है और वहां जो विधानसभा के सदस्य हैं वो 10 हैं, तो कितना हो गया? 100/10 और गुणे 1/1000। इसको हल करेंगे, जो आंसर आएगा वो एक विधायक के मत का
मूल होगा। अब बात करते हैं जो सांसद है, मत का मूल। सांसद के मत का मूल क्या होगा? जो होगा राज्यों के विधायक का मत मूल बटे संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। जो एक सांसद के मत का मूल होगा राज्यों के विधायकों का मत मूल बटे संसद के निर्वाचित सदस्यों का सदस्यों की संख्या। इससे एक सांसद के मत का मूल निकलता है। राष्ट्रपति बनने की क्या योग्यता होनी चाहिए? नंबर 1, वह है भारत का नागरिक हो। नंबर 2, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 35 वर्ष आयु होनी चाहिए इसकी। 3, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। नंबर 4, जो राष्ट्रपति का चुनाव के लिए जो मतलब अपना नाम नॉमिनेट करवाएगा उसके लिए 50 सदस्यों की 50 सदस्यों की सिफारिश होनी चाहिए। कितने? 50 सदस्यों की। और इसके लिए 15,000 रुपए की धनराशि जमानत के रूप में जमा करनी पड़ती। 15,000 रुपए इसे जमानत के रूप में जमा करनी पड़ती। नंबर 5, वह है किसी लाभ के पद को धारण न किया हो। राज्य सरकार या केंद्र सरकार में। केंद्र सरकार में। ये है राष्ट्रपति की योग्यता। मतलब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और वह किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत न हो और उसे 15,000 रुपए की धनराशि जमा करनी पड़ती है जो एक जमानत के रूप में होती है। अगर इसे कुल मतों का 1/3 भाग नहीं मिलता तो ये राशि जब्त कर ली जाती। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और वह किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत न हो और उसे 15,000 रुपए की धनराशि जमा करनी पड़ती है जो एक जमानत के रूप में होती है। अगर इसे कुल मतों का 1/3 भाग नहीं मिलता तो ये राशि जब्त कर ली जाती। अब इसकी पदावधि मतलब कार्यकाल राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये चाहे तो कार्यकाल के दौरान अपना इस्तीफा या त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता और इसे महाभियोग लगाकर भी हटाया जा सकता। महाभियोग
महाभियोग लगाकर भी इसे राष्ट्रपति को हटाया जा सकता। लेकिन महाभियोग कब लगता? इसे राज्यसभा या लोकसभा कोई भी लगा सकता, लेकिन जब इस पर महाभियोग लगाएगा तो इसे 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है। जो मतलब राष्ट्रपति जी होते हैं उनको 14 दिन का पहले नोटिस देना पड़ता। क्या देना पड़ता? 14 दिन पहले नोटिस। कब? जब महाभियोग लगाया जाए इनके ऊपर, तो इनको 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ता। और जिस सदन में ये लगेगा, मतलब जो सदन इनके ऊपर महाभियोग लगाएगा, उसके 1/3 लोगों के द्वारा उस पत्र पर, महाभियोग पत्र पर, महाभियोग पत्र पर हस्ताक्षर होने चाहिए। महाभियोग पत्र पर हस्ताक्षर होने चाहिए। और जिस सदन में इसे लगाया गया, वहां महाभियोग 2/3 मतों से पारित हो। जो ये 1/3 है, जो 1/3 लोग, ये 1/3 लोग लगाएंगे इनके ऊपर महाभियोग। लेकिन जब ये 2/3 मतों से पारित होगा, जब ये 2/3 भाग मतों से पारित होगा, तभी ये दूसरे सदन में जाएगा। किस में जाएगा? दूसरे सदन में। मान लीजिए राज्यसभा से लगा, तो फिर ये लोकसभा में आएगा। लोकसभा में राष्ट्रपति जी उपस्थित होंगे या उनका कोई प्रतिनिधित्व। कौन? प्रतिनिधित्व। और ये उनको जो आरोप लगाया गया, आरोप की जांच करता। और अगर महाभियोग साबित हो गया और लोकसभा के 2/3 सदस्यों से, 2/3 सदस्यों से इसमें भी पारित हो गया, तो ये राष्ट्रपति जी का पद खाली हो जाएगा। महाभियोग समझ में आ गया? महाभियोग लगाने के लिए 1/3 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए उस पत्र पर, और राष्ट्रपति जी को 14 दिन पहले नोटिस देना चाहिए। और जिस सदन में ये लाया गया है महाभियोग, उस सदन के 2/3 मतों से पास होना चाहिए। और जब ये दूसरी सदन में जाएगा, तो वहां पर भी इनके आरोपों की जांच होगी और 2/3 सदस्यों से वहां भी पास होना चाहिए, तो इनके ऊपर महाभियोग लगा के इन्हें हटाया जाए। अब देखते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति जी के पास संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां निहित होती। राष्ट्रपति के पास संघीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियां निहित होती। इनकी सलाह और सहायता के लिए प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति की सलाह के लिए प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो राष्ट्रपति को सलाह देंगे, वो इनके लिए बाध्यकारी होती जो सलाह देंगे। लेकिन राष्ट्रपति जी एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते।
पुनर्विचार। जब ये सलाह दोबारा राष्ट्रपति जी को दी जाएगी तो ये इनके लिए फिर से मानना बाध्यकारी होगा। बस एक बार ही इसे पुनर्विचार के लिए भेज सकते। जो संघ की कार्यपालिका है, क्या जो संघ की कार्यपालिका है, संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका के जितने भी कार्य होंगे, समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम पर होंगे, राष्ट्रपति के नाम पर होंगे। संघ की कार्यपालिका के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम पर होंगे। और ये नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति किन किन लोगों की नियुक्ति कर दे? नियुक्ति और पदमुक्ति, नियुक्ति और पदमुक्ति। प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, राज्यपाल, कैग और निर्वाचन आयोग, इन सभी को कौन निर्वाचित करता या नियुक्ति करता? नियुक्ति, इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा राष्ट्रपति की अब देखते विधायी शक्ति है। क्या विधायी शक्तियां? विधायी शक्तियों में नंबर 1 पे है दोनों सदन के सत्र आहूत। सत्र आहूत मतलब सत्र बुला सकता। एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच में 6 माह से अधिक 6 माह से अधिक अंतर ना हो। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता। राज्यसभा और लोकसभा, लोकसभा में सदस्यों को मनोनीत करता। राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2। राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत होते वो किन किन क्षेत्रों से होते? कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। समाज सेवा। और जो लोकसभा में 2 सदस्य नियुक्त किए जाते वो कौन होते? आंग्ल भारतीय, आंग्ल भारतीय। और नंबर 4 लोकसभा का विघटन। लोकसभा का विघटन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा का विघटन। अब देखते हैं राष्ट्रपति की वीटो पावर। वीटो शक्ति। वीटो शक्ति के तहत वीटो विधेयक, वीटो विधेयक। एक तो के संघ के विधेयक, संघ के विधेयक, और एक होंगे राज्य के विधेयक, राज्य के विधेयक। संघ के विधेयक में वो अनुमति दे सकता, अनुमति दे सकता, अनुमति रोक सकता, अनुमति रोकना। पुनर्विचार के लिए भेज सकता। लेकिन पुनर्विचार के लिए जो विधेयक भेजेगा वो होंगे साधारण विधेयक, साधारण विधेयक या संशोधन विधेयक, संशोधन विधेयक। जो वित्त विधेयक होगा उस पर ये नहीं कर सकता, वित्त
विधेयक। जो वित्त विधेयक होंगे उनको ये पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। ओनली साधारण विधेयक और संशोधन विधेयक होंगे जो उन्हीं को ये पुनर्विचार के लिए भेज सकता। और पुनर्विचार के बाद उसमें बदलाव हो या अन्यथा ना हो, कोई चीज हटाई गई हो अन्यथा ना हटाई गई, जब ये पुनर्विचार करके राष्ट्रपति जी के पास वापस आएगा तो ये मानने के लिए बाध्यकारी होता। क्या होता? बाध्यकारी। और कोई विचार न दे, मतलब अनुमति न दे, अनुमति रोक दे, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। और कोई निर्णय न दे, कोई निर्णय न दे, कोई निर्णय न दे, बस ये अपने पास रख ले, ना वापस भेजे ना ये कोई निर्णय दे, अपने पास रख ले। ये सब होता है साधारण विधेयक पर। बस ये कोई निर्णय नहीं देता, ये सब साधारण विधेयक पे होगा बस। पूर्ण वीटो, इसके बाद क्या होगा? पूर्ण वीटो। पूर्ण वीटो, पूर्ण वीटो पूर्ण रूप से अस्वीकार, पूर्ण रूप से अस्वीकार। पूर्ण वीटो के तहत ये पूर्ण रूप से अस्वीकार कर सकता। ये कब करता? पुरानी सरकार के विधेयक, सरकार के विधेयक या किसी निजी सदस्य विधेयक, या किसी निजी सदस्य विधेयक। अब होता निलंबनकारी वीटो। क्या होता? निलंबनकारी वीटो। जो निलंबनकारी वीटो होता, इसके तहत जो भी विधेयक है राष्ट्रपति क्या कर सकता है? निलंबनकारी वीटो के तहत जो कोई भी विधेयक है उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता। इसमें क्या होता? पुनर्विचार के लिए भेज सकता, पुनर्विचार के लिए भेज सकता। लेकिन जब भी पुनर्विचार बाद में कोई भी विधेयक आता, वही विधेयक पुनर्विचार करके वापस राष्ट्रपति जी के द्वारा राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाए, जब वो वापस भेज दे और फिर दोबारा राष्ट्रपति जी के पास आए तो ये बाध्यकारी होता। उनके लिए क्या होता? बाध्यकारी। बाध्यकारी। आखिरी वीटो है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो क्या होता? पॉकेट वीटो के तहत न वो उसे अस्वीकार करे न उसे पुनर्विचार के लिए भेजे, बस वो अपने पास असीमित समय के लिए रख ले। असीमित समय के लिए अपने पास रख लें। पॉकेट वीटो के तहत कोई भी विधेयक राष्ट्रपति जी अपने पास असीमित समय के लिए रख ले, उसे हम पॉकेट वीटो कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉकेट वीटो। अब जो राज्य के विधेयक हैं, अब बात आती है राज्य के विधेयक। राज्य के विधेयक के लिए राष्ट्रपति स्वीकार करे अस्वीकार करे, माने अन्यथा ना माने, उसके लिए राष्ट्रपति जी बाध्यकारी नहीं होते। क्या नहीं होते? राष्ट्रपति जी बाध्यकारी नहीं होते। जो राज्य के विधेयक है, राज्य के विधेयक विधानसभा, विधानमंडल और राज्यपाल, इनका मुद्दा होता। राष्ट्रपति के पास राज्यपाल भेजता है लेकिन उनके लिए बाध्यकारी नहीं होता, वो माने अन्यथा ना माने। थैंक यू। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।